ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। और विलुप्त जीवों के जीवन के संकेत, जो विलुप्त हो चुके हैं उनकी बात हो रही है और विलुप्ति की कगार पर है। तो आप देखिए, हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ जीव जंतुओं फिर जैव विविधता की महत्ता को भूल गए हैं या फिर जानबूझकर भुला देते हैं। मगर जब कभी कोई अजूबा जीव जंतु जीवित दिखता है तो हमें पुराने किस्से कहानियों को खंगालने लगते हैं। विशेषज्ञों की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखते हैं। प्राय ऐसे जीव दिख जाते हैं और जिन्हें हम विलुप्त मान बैठे होते हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। और है नहीं, जितना उनका मिलना विस्मयकारी है उतना ही विचारणीय भी कि वास्तव में ये दुर्लभ या फिर मानव निर्मित कथिम किंतिम विकास से डरकर जीवन बचाने के लिए बहुत दूर जा चुके हैं। हम प्रकृति के उपहार को क्यों नहीं समझते हैं? पहले आप लोगों ने देखा होगा, घर में एक चिड़िया हुआ करती थी, घोंसले बनाती थी, हमारे आपके साथ रहती थी, चहचहाती रहती थी। आजकल वो भी आप देखते हैं कि विलुप्ति की कगार पर है। हाल ही में हिमालय प्रदेश में उड़ने वाला एक जीव मिला और देश और दुनिया के वैज्ञानिक एवं जीव प्राणी विशेषज्ञ चकित रह गए, जिसे दुर्लभ प्रजाति और लगभग 7 दशकों से विलुप्त मानकर 1994 से ही खोज ही बंद कर दी थी। वह अचानक जीता जागता दिख जाए तो सबका अचरज में डूबना स्वाभाविक था। लाहौल स्पीति में उड़ने वाली गिलहरी, जिसे यूपेटायरस सेनेरेउस कहते हैं, वह मानवीय गतिविधियों से मीलों दूर सुनसान इलाकों में लगाए गए कैमरों में कैद हुई है। यह अकस्मात ही था, क्योंकि वास्तव में सर्वेक्षण हिम तेंदुओं का हो रहा था। वन विभाग ने इन क्षेत्र में वर्ष 2023 से बर्फीले तेंदुओं के सर्वेक्षण के लिए दुर्गम इलाकों में कैमरे लगा रखे हैं और जिनमें 10 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2024 के बीच हुई रिकॉर्डिंग को खंगालने के दौरान ऊनी गिलहरी की तस्वीरें क्या हुई हैं, कैद हुई हैं। इसमें आप देखेंगे, दरअसल वहां नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर द्वारा पिछले 15 वर्षों से शीत रेगिस्तान में दुर्लभ वन्य जीवों की खोज की जा रही है। और आप देखेंगे इसमें कि वास्तव में इन तेंदुओं की जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन अन्य और विलुप्त समझे जाने वाले कुछ वन्य जीवों के अस्तित्व में होने का सच भी सामने आ गया है। शीत रेगिस्तानों की जटिल और विकट भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं और इससे वन्य प्राणियों की उपस्थिति का वास्तविक समय स्थान पता करना आसान नहीं होता है। शायद इसी वजह से इन्हें खोज ना पाने की स्थिति में बहुत ही आसानी से दुर्लभ या विलुप्त प्रयाग की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके अलग भी हो सकती है। हिमाचल की दुर्गम वादियों में SPAI यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया योजना के तहत म्यार घाटी के अति दुर्गम क्षेत्रों में 62 कैमरे लगाना वन विभाग और सरकारी तंत्र के लिए आसान नहीं था, लेकिन वहां के युवाओं के जोश ने इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया है। इस तरह वहां लगे कैमरों से हम तेंदुओं के सर्वेक्षण के लिए तैनात दल को लाल लोमड़ी, हिमालयी भेड़िए और पहाड़ी नेवले भी दिखे। ये सभी प्राणी बर्फीले चट्टानी इलाकों और वहां के खुले मैदानों में थे। इतना तो कहा जा सकता है कि प्रकृति ने अभी अपना संतुलन काफी हद तक बनाए रखा है, जिसे हम विलुप्त समझ बैठे बेमौजूद हैं। लाहौल स्पीति जिले में ही लगभग 6 वर्ष पहले वैक्स विंग नामक ऐसा दुर्लभ पक्षी मिला था, जो वहां पहले कभी नहीं देखा गया। और आप देखें, निश्चित रूप से हमने प्रकृति के विरुद्ध कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना निर्मित कर दी, लेकिन उसने अपने अनमोल रत्नों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बचा कर रखा है। और इनका मिलना बताता है कि मनुष्य के प्रकृति विरुद्ध कितनों से डर कर ऐसे प्राणी कहीं दूर अपनी सुरक्षा ढूंढते हुए धरती के उस अंचल में चले जाते हैं जहां उन्हें पता होता है कि अभी इंसानों की याद तो पहुंच नहीं हुई है या पहुंचना दुरूह है। और हमारे लिए आप देखेंगे, हमारे लिए सुखद यह है कि अभी भी ऐसे क्षेत्र सुरक्षित बचे हुए हैं जहां विलुप्त मान बैठे जीव जंतु मिल रहे हैं। विलुप्त श्रेणी में डाले गए दुर्लभ प्रजातियों के प्राणियों के मिलने से इतना तो साफ हो गया है कि पहाड़ों पर बर्फीले रेगिस्तानी चट्टानों और ढलानों वाले परिस्थिति तंत्र में इनकी मौजूदगी अब भी है।
और वैज्ञानिक तथा वनस्पति प्राणी स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को अपनी राय बदलनी होगी। साफ पता चलता है कि म्यार घाटी न केवल जैविक विविधता वर्ण हिमालयी परिस्थिति की तंत्र की दृष्टि से अब भी कितना समृद्ध है। पर्यावरण विरोधी माहौल में ऐसे जीव जंतुओं की मौजूदगी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इनका मिलना एक इशारा है, अब भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है और लगता नहीं है कि हम सबको जैव विविधता के बारे में और भी गहराई से जानने समझने की जरूरत है। वास्तव में यही वह तंत्र है जिसे पृथ्वी पर जीवन है। जैव विविधता आनुवंशिकी, प्रजाति, परिस्थिति तंत्र और कामकाज की जैव विविधता जैसे 4 हिस्सों में बांटी गई है। इन पर मरा रहे खतरों से वन्य से सभी के स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवों को बचाने वाली महत्वपूर्ण रपट भी इन पर आसन्न खतरों को भांपते हुए निपटने के तत्कालिक कदम उठाने के लिए सचेत कर बताती है कि अब भी लापरवाह रहे तो कुछ ही दशकों में दुनिया भर में कई प्रजातियां लुप्त होंगी। अमेरिका का ही संदर्भ लें, जिस पर आई चौंकाने वाली एक सच्चाई बेहद डरावनी है। वर्ष 1970 के बाद से उत्तरी अमेरिका से लामों पक्षी गायब हो गए। वहीं आप देखिए 40 वर्षों में अमेरिका में भृंगों यानी कीटों के सबसे बड़े समूह की संख्या में 83% की कमी आई है। और यह भी हैरान करने वाला है कि अमेरिका का 41% परिस्थिति तंत्र पहले से जोखिम में है। समझा जा सकता है कि शेष दुनिया की क्या स्थिति होगी और जिसका कोई व्यापक आंकड़ा या शोध नहीं है। वर्ष आप देखते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ष 2020 में विश्व आर्थिक मंच में ने पाया था कि जैव विविधता में लगातार हो रहा है नुकसान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष खतरों में से एक है और अब हमें तत्काल इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना होगा। बिगड़ते पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध रूप से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति के संकेत मिलते हैं, तो विलुप्त मान बैठे जीव जंतुओं के मिलने से सुखद संदेश भी, और इन्हें समझने की जरूरत है, वरना जो हाल हमने अपने गांव शहर में जल जंगल और जमीन के साथ किया वही यहां भी शुरू हो जाएगा। और जो प्रकृति की बची खुची और एक तरह से चोरी छिपी बचाई गई अमानत भी वाकई विलुप्त हो जाएगी। यह अकस्मात हाथ आई खोज वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है और ऐसे विलुप्त मान बैठे वन्य प्राणियों के मिलने से भारत को की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जब दुनिया के कई देश जैव विविधता के लिए ग्रीन वॉल तक नहीं बना पा रहे, तब हमें अपनी जरा सी कोशिशों से बहुमूल्य सफलता मिल रही है। मगर यह भी ना हो कि जल्दीबाजी में ऐसे शांत व दुर्गम स्थानों पर ड्रोन या फिर संरक्षण के नाम पर मशीनों की कर्कश आवाजें गूंजने लगे। अमानवीय करतूतों की अंबार, आप देखते हैं कि करतूतों का वह अंबार ना लग जाए जिससे बच्चा कुचा प्राकृतिक वातावरण भी प्रदूषित हो जाए। जरूरत है इन्हें मूल प्राकृतिक स्वरूप में समृद्ध और विस्तृत कर आप देखते हैं कि दुनिया को संदेश देने का। एक और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, देखिए अब इस पृथ्वी पर हमारा सबका अधिकार है, जीव जंतु सबका बराबर अधिकार है, लेकिन सबसे ज्यादा हम ही लोग आप देखते हैं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखते हैं हम लोग स्कूल जाते थे बचपन में, आपने देखा होगा स्कूल के आसपास हमारे घरों के आसपास पेड़ पौधे हुआ करते थे। आजकल आप देखिए वो पेड़ पौधे साफ होते जा रहे हैं, हमारी पूर्ति नहीं हो रही, हमारा लालच पूरा नहीं हो रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, जंगल साफ करते जा रहे हैं, फिर भी हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा है। और वो इसलिए आपने देखा होगा गांधी जी ने कहा था ना कि इस पृथ्वी पर्यावरण के पास इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि वो हमारे एक तरह से जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक स्वार्थी व्यक्ति की जरूरतें पर स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता है उससे। दुख से आगे क्या, जीवन एक अमूल्य निधि है, इसके छोटे छोटे अनुभवों को सहेजना इसे अधिक समृद्ध करता है। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि इसे अपने कार्य और व्यवहार से भी सार्थकता प्रदान की जाए, तभी समग्र रूप से एक सफल जीवन यापन की कल्पना सच होती है। और अगर यह सोचा जाए कि एक जीवन जो मेरे सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जीवन भर निराशा में डूबा रहता है। ऐसे में वह एक जीवन में प्राप्त हो सकने वाले लक्ष्य को भी नहीं पाता है। जीवन की सार्थकता इसमें है कि हमने छोटे बड़े जो भी कार्य किए हैं उससे हमें संतुष्टि हो। अगर इस जीवन को भरपूर सामर्थ्य और समग्रता के साथ आप देखिए जिया जाए तो जीवन सार्थक होगा। ऐसा माना जा सकता है कि जीवन जितना पवित्र है, इतना असाधारण, इतना संभावनापूर्ण है, वह निरर्थक हो ही नहीं सकता है। सच है कि अगर भरपूर साहस और दैनिक मूल्यों के साथ जीवन यापन किया जाए तो एक जीवन ही बहुत है। लेकिन यह कैसे संभव हो, इस प्रश्न का उत्तर आप देखते हैं अंगुलियों पर गिने जाने वाले चंद महान कार्यों में नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे कार्यों में है जो हर दिन को पूरी तरह जीने की चेष्टा में है। बस कुछ बातों को आत्मसात करने भर की देर है, फिर जीवन परिपूर्णता के भाव से भर उठेगा। आवश्यक है चुनौती और पीड़ा को स्वीकार करने की, व्यक्ति को
तकलीफों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा ना तो मन में आशंकाएं जागेंगी, ना हमें हिम्मत जुटा सकेंगे। इसी तरह पीड़ा की अनुभूति आवश्यक है, वरना हम आनंद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। हम में से अनेक टूटे सपनों का दर्द, या आप देखिए ठुकराए जाने का कसक और स्वास्थ्य की पीड़ा लिए घूमते हैं, लेकिन समस्या सुलझाए कैसे? दुख के आगे हार न मानने वाले उपाय सोचना चाहिए। फिर ईश्वर की अनुकंपा से हमें दुख में सहारा देने वाले लोग मिले हैं। पीड़ा जीवन का अंग है और उसे स्वीकार करने का प्रयास अपनी आत्मा के एक अंश खोने जैसा है। टूटी हड्डियों की तरह टूटे दिल भी आखिर जुड़ जाते हैं, इसलिए भरोसा करना चाहिए कि दुख और पीड़ा के आगे भी जीवन है। पीड़ा का सामना करने के लिए अपनों से निकटता बनाए रखना चाहिए। जिन लोगों के साथ हमें अपने जीवन का एक पूरा समय व्यतीत करते हैं और जिनके साथ हम अपने पाप को बांटते हैं, उनके से गहरी आत्मीयता से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं कि हम जीवन में बनाते हैं, एकत्रित करते हैं, उससे में बहुत कुछ रेत पर बने महल की तरह है, ना जाने कब कौन सी लहर बहाकर ले जाए। ऐसे में कोई सहारा देने वाला बिखराव को समेटकर हाथ थामने वाला हाथ अगर हो तो जीवन की शुरुआत नए सिरे से प्रारंभ करने में देर नहीं लगती। और साथ ही सृजनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत है। व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य से छोटे मगर सही कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाए तो परिणाम संतोषप्रद रहता है। अच्छे और महान कार्य करने का श्रेय किसी भी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। वैसे भी अच्छा कार्य वही है जो दूसरों को लाभ और खुद को शांति प्रदान करे। ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को बचाते हैं। मृत्यु से पहले भी जीवन है। दार्शनिक हारेस कैलन ने कहा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मौत से आतंकित रहते हुए जीते हैं और ऐसे भी हैं जो जीवन का आनंद लेते हुए समय व्यतीत करते हैं। पहली श्रेणी के लोग मरे हुए जिंदा रहते हैं, दूसरे जीवन से भरपूर रहकर मृत्यु का अंगीकार करते हैं। इसलिए दूसरी श्रेणी के लोगों का जीवन सार्थक है, क्योंकि वे महान बनाने वाले कारनामों की खोज में भटकना छोड़ उसकी जगह छोटे और मगर उन क्षणों को भरने का प्रयास करते हैं जो संतोषप्रद हो। तब शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, जीवन क्या है? इस पर भी जीवन ईश्वर या प्रकृति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। हम अपने आप को प्रकृति से बिना जोड़े जीवन की सार्थकता के चरम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन को दैहिक स्तर मात्र से ऊपर उठने के लिए कुदरत से बहुत कुछ किया। कई नैतिक दायित्वों की सीमा तय की है, स्वभाववश मानवीय गुणों का विकास किया है। मानव जीवन की किसी भी नैतिक आचरण के आधार पर परख होती है। हम हारे या जीते, केवल ईश्वर ही जानता है कि हम क्या है, और इस आधार पर नहीं कि हमने क्या किया है। और ईश्वर न केवल हमें अपनी विफलताओं के लिए क्षमा करता है, बल्कि हमारे हर छोटे कार्यों का श्रेय हमें देता है, उनका भी जिन्हें हमारे आसपास के लोग भुला चुके होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। वो प्रेम मनुष्य को अपने आप में संतुष्ट करता है। प्रेम पाने का नहीं, देने का नाम है, और देकर ही हम संतुष्ट होते हैं। कुदरत द्वारा मनुष्य को दिया गया यह एक विलक्षण और अद्भुत भाव है जो मानव को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। महान और बड़े कार्यों की चिंता और विचार में अपने जीवन को खत्म करने से अच्छा है छोटे, महत्वपूर्ण और संतोषप्रद भाव, विचारों और कार्यों को जीवन में जगह दी जाए। और आप देखते हैं यही सार्थक जीवन का आधार बनते हैं। क्या होते हैं? आधार बनते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए, आप लोग बताइए। ये दावा और भ्रम सही है कि हाल के दशकों में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में कोचिंग संस्थानों की भूमिका बढ़ती गई है। और ये भूमिका इसलिए बढ़ रही क्योंकि स्कूलों की हालत आप लोग देख ही रहे। अगर स्कूलों में क्वालिटी वाली शिक्षा दी जाती तो इनकी जरूरत कम पड़ती। बल्कि आज की स्थिति यह हो गई कि शिक्षा जगत के दायरे में इस कोचिंग उद्योग के नाम से जाना जाने लगा है। मगर इस क्रम में बनी निर्भरता के समांतर बहुत सारी कोचिंग संस्थान अपने यहाँ दाखिले के लिए जिस तरह के दावे करते हैं, अपनी उपलब्धियां, सुविधाओं और संसाधनों को इस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि कई विद्यार्थी इनके प्रभाव में वहां चले जाते हैं। एक तरह से आप देखते हैं कि कोई मशीन बना रहे हो, दावे नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ ये 100% आपको टॉपर बना के देंगे। और एक और कोचिंग के मामले में देखा है और स्टूडेंटों के मामले में देखा है, जो सिलेक्टेड हो जाते हैं ना, वो आप देखते हैं कि कोचिंग से पैसा लेकर उनके यहाँ बोल देते हैं हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था। और आपको टॉपर्स की फोटो उसके यहाँ भी देखने को मिल जाएगा जिससे उस टॉपर का कोई कनेक्शन नहीं था। आप सभी जानते हैं कि पैसे में क्या क्या होता है पैसे का। इसीलिए तो आप देखते हैं कि कई सिविल सर्विस के जो सिलेक्टेड हैं उनकी फोटो आपको कई कोचिंग में देखने को मिल जाएगा। मैं एक दो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं जो उनकी कोचिंग मैंने देखा है कि इलाहाबाद और दिल्ली में हर कोचिंग में लगभग आपको देखने को मिल जाएगी। समझ सकते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अन्य संस्थान में पढ़ाई किए सफल व्यक्ति को वे अपने यहाँ का बता देते हैं। हालांकि कई बार ऐसे दावे झूठे निकले। कोचिंग संस्थान की इस प्रवृत्ति पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। सरकार ने सख्ती बरतने की बात कही और खुद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह चुका है कि कई कोचिंग संस्थान अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर अलग अलग तरीके अपनाकर झूठे दावे करने के चलने पर अब तक रोक नहीं लगाई जा सकी। और आप लोगों को याद होगा, एक बड़े बोलेपन टीचर हैं, और मैं कहता हूं अपना अपना काम करना चाहिए, सबको अच्छे से पढ़ाई पे बातें करें। तो मैं कहता हूं उनकी पढ़ाई वाले वीडियो कभी मैंने किसी लेक्चर को वायरल नहीं देखा होते हुए, लेकिन उनके जो बेमतलब की बातें करते हैं ना, और मुझे लगता है कि बच्चे वो सुनना पसंद करते हैं, वो आप देखते हैं उनके वायरल होते हैं। वो कहते हैं हमने इतने हजार हमने IAS बना के दिए हुए हैं। आप सोचिए इस तरह के, और फिर लोग बच्चे बेचारे क्या है, हिंदी पट्टी के बच्चे खासकर फंस जाते हैं इस तरह के बातों में, इस तरह के दावों में। अब एक बार फिर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने आप देखते हैं कि क्या कोचिंग संस्थानों की ओर से परोसे जाने वाले भ्रम पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित इस निकाय ने उनके लिए पिछले वर्ष निर्धारित दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विज्ञापन सटीक, स्पष्ट और भ्रामक दावों से मुक्त हों। विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर बताई जाने वाली जानकारी में पूरी पारदर्शिता हो। यह छिपा नहीं है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने के मद्देनजर कोचिंग संस्थान जिस तरह की प्रचार सामग्री जारी करते हैं, उनका केंद्रीय भाव यही होता है कि उनके यहाँ पढ़ाई करने के बाद सफलता की गारंटी, चयन की संभावना 100% होती है। हकीकत है कि कोचिंग संस्थान और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले नौकरी के लिए सीटें सीमित या फिर बहुत कम संख्या में होती हैं। ऐसे में सबको 100% चयन की गारंटी देना भ्रम परोसने से कम नहीं है। गौरतलब है कि IIT JEE परीक्षा के नतीजों की तारीख नजदीक है। आमतौर पर इसी तरह के किसी बड़े की परीक्षा के नतीजों के बाद कई कोचिंग संस्थानों की ओर से ऐसे दावे किए जाते हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी ने कामयाबी हासिल की है। इस क्रम में भी कई बार दूसरे संस्थानों के विद्यार्थियों का नाम भी फर्जी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि इस तरह के प्रचार को देखकर नए अभ्यर्थी उनके संस्थानों में दाखिले लेने को लेकर प्रभावित होंगे। इस तरह उनके कारोबार का विस्तार होगा, जबकि इसके बरकस हकीकत यह होती है कि बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों ऐसा दावा करने वाले संस्थानों से कोई वास्ता नहीं होता है। कोचिंग संस्थानों को यह स्पष्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि सीमित अवसरों के दौर में सभी अभ्यर्थियों की 100% सफलता की गारंटी वे किस आधार पर देते हैं। इस तरह के दावे के एक तरह से झूठ का कारोबार होता है, जिसके जाल में फंसकर बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना आमतौर पर आप देखते हैं कि अधूरा रह जाता है। और ऐसे में अपने संसाधनों और क्षमताओं के बारे में बढ़ चढ़कर झूठे दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाना वक्त की जरूरत है। देख रहे हो, संवेदनाओं का लोप। यह एक बड़ी विडंबना है कि जिस देश में कुछ पालतू पशुओं मनुष्यों का सदियों से नाता रहा है, जिनके एक कुशल और भरोसेमंद साथी होने के कई किस्से प्रचलित रहे हैं, वहां पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनाएं झोंक पैदा करती हैं। गौरतलब पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड जिले में कुत्तों से हुई बर्बरता से साफ है कि जानवरों के प्रति दया की भावना गुम हो गई। और कुत्ते तो आप देखते हैं कि सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था किसी को, तो कुत्ते को इंसानों ने। और आपने देखा होगा कुत्तों का और इंसानों का बड़ा कनेक्शन भी है। और आप देखिए भिंड में लाठी डंडे से पीट कर 3 मासूम पिल्लों को इसलिए जान ले ली क्योंकि वे एक घर के बाहर बैठे थे। पशुओं से जिस तरह क्रूरता हो रही है, उससे तो लगता है कि लोगों में संवेदना और करुणा का लोप हो गया है। और आप देखिए जानकारों से बेहरमी करने वाला व्यक्ति समाज के लिए कितना हिंसक हो सकता है। अब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस मसले पर ज्यादातर शोधों का यह निष्कर्ष है कि पशुओं से हैवानियत और मनुष्य के प्रति हिंसा के बीच गहरा संबंध है। हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पशुओं के प्रति क्रूर हो सकता है, वह समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में हिंसक हो सकता है, वह किसी को भी निशाना बना सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि पशुओं से दुर्व्यवहार करने वालों द्वारा अन्य मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की संभावना 5 गुना होती है। पशुओं में से हिंसा करने वाले या महिलाओं बच्चों से शारीरिक दुर्व्यवहार करते पाए गए। और हमारे यहाँ कुछ पालतू पशुओं की देखभाल की परंपरा रही है, मगर अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें बिल्लियां, कुत्तों और सांडों अन्य पशुओं के साथ क्रूर बर्ताव होता रहा। केरल में कुछ वर्ष पहले एक हथनी की विस्फोटक से भरा अनायास खाने से हुई मौत से मानवता पर कई सवाल खड़े किए थे। सवाल है कि कोई जानवर आक्रामक हो रहा है तो इसके कारणों को जानने चाहिए। गलियों में किसी अनजान व्यक्ति को देखकर कुत्तों का भौंकना स्वाभाविक है। उन्हें मारने पीटने के बजाय अगर थोड़ी भी करुणा होती तो लोग कोई दूसरा उपाय करते। लोगों के भीतर इस तरह की संवेदना का लोप होने का असर मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी
कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।